Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 3 मेन क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस्ड करता है, और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो बेसिकली आपके लॉन्ग क्वेश्चंस या एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस पर बेस करता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज को। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज में जो पार्ट 1 है, जो कि फर्स्ट एमसीक्यू है, वो कहता है कि इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम same types of jobs are grouped together and execute one by one। हम different types of operating systems पढ़ चुके हुए हैं अब तक। हमें पता है कि जी वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब को इकट्ठा करके एक बैच बना लेता है और फिर उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कौन सा था? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पर देखें, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस में मल्टी प्रोग्रामिंग है, फिर आपके पास बी ऑप्शन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ऑप्शन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी ऑप्शन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो हमने बात कर ली है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? बैच प्रोसेसिंग है, लिहाजा हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं और इस पर टिक लगा देते हैं कि दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? इन ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू इज रैपिडली स्विच्ड बिटवीन प्रोग्राम्स सो दैट ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। अब जरा गौर करें, वो कह रहा क्या? वो कहता है कि जी आप ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं जो क्या करता है, जो आपकी स्विचिंग करता है बिटवीन प्रोसेस या प्रोग्राम्स के दरमियान और उन्हें इस तरह से एग्जीक्यूट करवाता है कि सारे एक ही वक्त पर जाकर क्या हो जाएं? एंड हो जाएं, खत्म हो जाएं। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करती है? लोड मल्टीपल करता है, एग्जीक्यूट वन बाय वन करता है। बैच प्रोसेसिंग ग्रुप करता है प्रोसेस को, एग्जीक्यूट वन बाय वन करता है। रियल टाइम, याद रखिएगा, ये तो क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए होते हैं जिनका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। और लास्ट में क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम क्या करते हैं? शेयर कर रहे होते हैं बिटवीन प्रोसेस। और ये कौन कर रहा होता है? आपका सीपीयू कर रहा होता है, जो कि कभी एक को टाइम दे रहा होता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। और इस तरह टाइम शेयर करते हुए आप स्विचिंग करते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, और फिर सारे के सारे इस तरह फील होता है कि जैसे इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और एक इकट्ठे एग्जीक्यूट होते हुए खत्म भी इकट्ठे होते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। इससे हमें पता चला कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो नजर आया कि आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि रैपिडली स्विच करता है बिटवीन प्रोसेसेस। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करते हैं। जी अब हम थर्ड एमसीक्यू को देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू कहता है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम runs application with very precise timing and provides immediate response to avoid safety hazards। अब देखिए, दो चीजें उसने बात की है, प्रिसाइज टाइमिंग एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। अभी हम लास्ट में भी डिस्कस क्या करके आए कि जी जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं। अब हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कहता है पहला ऑप्शन ही उसने क्या लिखा हुआ है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या कर रहे होते हैं? जो कि इमीडिएट रिस्पांस दे रहे होते हैं, जो कि प्रिसाइज टाइमिंग के अंदर आपकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग क्या करता है? याद रखिएगा, मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाता है और उनके दरमियान स्विचिंग करवाता है। मल्टी प्रोसेसिंग कहता है मल्टीपल प्रोसेसर्स की मदद से मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाता है एट द सेम टाइम। फिर आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और आप अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। सो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? आपका
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये आपको प्रिसाइज टाइमिंग के साथ इमीडिएट रिस्पांस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। नंबर 4 पे चलते हैं। कहते हैं ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स अ टास्क इनटू मेनी सब टास्क एंड प्रोसेसेस देम इंडिपेंडेंटली यूजिंग मेनी प्रोसेसर्स। जरा गौर कीजिएगा यहां पर। अब यहां पर उसने बात क्या की है, मल्टीपल प्रोसेसर्स को इस्तेमाल करने की बात की है। कहते हैं एक बड़ा प्रोसेस था, उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया और मल्टी प्रोसेसर से उसे एग्जीक्यूट करवाया। और मल्टी प्रोसेसर से तभी एग्जीक्यूट हो सकते हैं जब ये सारे के सारे टास्क क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। और अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि जो आपका काम हो रहा है, जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसे ये टास्क परफॉर्म करवा सकता है। लिहाजा अब हम इसके ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो हमें नजर आता है सबसे पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर पता लगता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा क्या है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और डेल्टा क्या है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम में हम देख चुके हैं प्रिसाइज टाइम, इमीडिएट रिस्पांस। डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका टास्क क्या होता है, एक जगह पे परफॉर्म नहीं होता बल्कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पे परफॉर्म हो रहा होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि एक टास्क भी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके साथ दूसरा, उसके साथ तीसरा, उसके साथ चौथा। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लिहाजा जो ऑप्शन हमें उसने कहा है यूजिंग मैनी प्रोसेसर्स, वो इसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन डेल्टा ऑप्शन को भी देखते हैं, कि वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जी मल्टीपल टास्क आप लोड करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं बाय रैपिडली स्विचिंग देम। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नजर नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर सिंगल प्रोसेसर आपका काम कर रहा है। लिहाजा जब मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात आई है तो इसका मतलब है आपकी प्रोसेसिंग क्या होगी, पैरेलल होगी। सो द आंसर इज पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यहां पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है उनमें से द बेस्ट आंसर आपका क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखें, फिफ्थ वन में कहता है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन होम अप्लायंसेस। जब भी हम बात करते हैं वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अप्लायंसेस के अंदर फिक्स्ड होते हैं, दीज आर नोन एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देख लें टाइम शेयरिंग, फिर बात करता है डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर बात करता है पैरेलल, फिर लास्ट में बात करता है एम्बेडेड। टाइम शेयरिंग स्विचिंग करवाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आप देख चुके हैं कि नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट करवाता है टास्क, पैरेलल मल्टीपल प्रोसेसर्स पर एग्जीक्यूट करवाता है। लेकिन सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि एम्बेडेड है, जो क्या किया जाता है एट द टाइम ऑफ कहते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग, वो चिप के अंदर बर्न कर दिया जाता है ताकि वो एक फर्मवेयर बन सके और वो एम्बेड होता है और उसका पर्पस जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सिक्स्थ जो सा पार्ट है उसकी तरफ, एमसीक्यूज का। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जरा गौर कीजिएगा, ये कहता क्या है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को एलोकेट करना ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये कौन सी मैनेजमेंट है इसके बारे में बताता है। कहता है एक है जी मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा है जी प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड वन है आईओ मैनेजमेंट, फोर्थ वन आपका है फाइल मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर रिसोर्सेज जब भी बात की जाएगी वो कौन कर रहा होता है, वो देखता है रिसोर्सेज प्रोसेस मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट ये बताती है कि आपको सीपीयू रिक्वायर्ड है या किस टाइम पे रिक्वायर्ड है, मेमोरी रिक्वायर्ड है, आईओ रिक्वायर्ड है, जो भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है वो किसने मैनेज करने होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट में। लिहाजा आपका यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो आपका क्या आएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। यहां तक बात क्लियर होगी। सेवंथ ऑप्शन देखते हैं। सेवंथ ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूजर ग्रुप्स एंड असाइंड प्रिविलेजेस। डॉटेड लगा दिया है कि कंप्लीट नहीं हो रहा था तो मैंने डॉट्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ओरिजिनली क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूजर ग्रुप्स। अब जरा गौर करें, सिर्फ यूजर ग्रुप्स भी लिखा होता तो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता था कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए दी बेस्ट है। अब यहाँ पे देखें उसने क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम तो सिर्फ प्रोसेस को मैनेज करना है। आईओ मैनेजमेंट वो तो सिर्फ आईओस को मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट उसका काम तो फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना है। नेटवर्क मैनेजमेंट इसका मतलब है नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स अवेलेबल हैं और उन यूजर्स के ग्रुप को डिजाइन करना, बनाना, यूजर्स के ग्रुप क्रिएट करना
और फिर उनके ऊपर जितनी भी लिमिटेशंस अप्लाई करने हैं, जो प्रिविलेजेस अप्लाई करने हैं, वो कौन अप्लाई करता है? याद रखिएगा, वो नेटवर्क मैनेजमेंट के जरिए ही अप्लाई करवाए जा सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा दी बेस्ट, वो क्या आएगा आपका? नेटवर्क मैनेजमेंट। यहाँ तक बात क्लियर होगी? चलें अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। रिमेनिंग जो एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी हम बेटा अब 8th ऑप्शन की तरफ आते हैं। 8th ऑप्शन क्या कहता है? कहता है कि जी इन विच स्टेट अ प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेसर बाय द ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। उसने डिफरेंट स्टेट्स दी हैं, उसने बताया कि ये बताएं कि वो कौन सी स्टेट है जहां पर आपका एक प्रोसेस वेट कर रहा होता है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेड्यूलर है वो सीपीयू को असाइन करवा सके उस प्रोसेस को, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस क्या है? न्यू स्टेट। न्यू स्टेट बेसिकली क्या होती है? कहता है जब भी हमारा प्रोग्राम एक हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है या एक क्रिएट किया है और हार्ड डिस्क पे पड़ा है तो वो न्यू स्टेट के अंदर होता है। जब हम उसे लोड करते हैं कहां पर? रैम के अंदर, तो वो कहां चला जाता है? रेडी स्टेट में। और कहता है ये वो स्टेट है जहां पर वो वेट कर रहा होता है कि उसे सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करे या ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से उसे डिस्पैच करे ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ले। यहां पर वेट कर रहा होता है। इसके अलावा वेटिंग स्टेट कौन सी होती है? कहते हैं ब्लॉक स्टेट का दूसरा नाम वेटिंग स्टेट है। यहां पर अक्सर क्या होता है? कंफ्यूजन पैदा होती है कि वहां पे लिखा है प्रोसेस इज वेटिंग, लिहाजा इंसान क्या करता है? वेटिंग का ऑप्शन को क्लिक कर देता है, टिक कर देता है, सिलेक्ट कर लेता है और यहां पर ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लिहाजा यहां पर उसने क्या कहा है? वेटिंग बेसिकली वो होती है जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ी और आपका जो सा प्रोसेस है वो क्या हो गया? ब्लॉक स्टेट के अंदर आ गया, तो ये आपकी कौन सी स्टेट होगी? वेटिंग स्टेट में आएगी। और रनिंग का मतलब आपका क्या है कि उस वक्त वो सीपीयू जो सा या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। लिहाजा यहां पर क्योंकि वेट कर रहा है कि उसे सीपीयू असाइन हो और वो वर्किंग स्टार्ट करे, तो दिस वन जो कि आपका रेडी स्टेट है ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन। यहां तक बात क्लियर हो गया? कोई इश्यू तो नहीं है जी। यहां तक हमारे एमसीक्यूज यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम किस क्वेश्चन को देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को, और डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी की बात करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने शॉर्ट फॉर्म में देने हैं, ब्रीफ इसे देना है, डिटेल में डिस्कशन इसकी नहीं करना, ब्रीफ सा आंसर। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर गौर करें तो हमने लेक्चर 1 जिसमें इंट्रोडक्शन की बात की थी उसमें हमने कहा था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एसेंशियल पार्ट है। क्यों है? क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है जिसका काम आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, फिर इंटरफेस प्रोवाइड करना है कि यूजर जो है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके। लेक्चर 1 के अंदर इसके डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 1 में आप उसे देख सकते हैं और उससे 3 या 4 पॉइंट्स जो हैं इसके मुताबिक लिख सकते हैं। आपका आंसर जो है कंप्लीट होगा और मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? कहता है व्हाट इज जीयूआई। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जब हम बात कर रहे थे आपके कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, तो उसमें हमने डिस्कशन की थी डॉस है, फिर हमने बात की थी विंडोज की। तो जो वो डॉस की बात की थी, डॉस के अंदर हमने कहा था इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस, जबकि हमने जब विंडोज की बात की थी तो हमने कहा था इट्स अ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई आपका जो है वो क्या करता है? वो आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस देता है जहां पे आपकी इंटरेक्शन करना, जहां पर आपका इंटरफेस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, इजी टू लर्न है। इसके ज़रिए आप कमांड्स को याद रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं किसी मेन्यूज़ के ज़रिए, किसी आइकन्स के ज़रिए या किसी कमांड्स के ज़रिए आप क्लिक करके ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जब हम विंडोज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जीयूआई के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया गया, वहाँ से इसके बारे में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की, जिसमें लिखा हुआ है मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही
जो लास्ट हमने कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था दैट इज यूनिक्स। यूनिक्स के एंड पर हमने 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, 3 मेन एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि जी हाईली परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मालवेयर अटैक्स इस पर नहीं होते, इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। मोस्टली जो है ये क्या करते हैं, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर, वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जिसका पर्पज़ थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को सेम टाइम पे मैनेज करना है। तो ये इसके एडवांटेजेस आप कॉपी कर सकते हैं लेक्चर नंबर 2 के लास्ट पोर्शन से, जहाँ पे हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। यहाँ पर हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। पार्ट 3 के बाद मैंने पार्ट 5 लिखा हुआ है। पार्ट 5 इसलिए लिखा है कि पार्ट 4 बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, स्पेस कम थी, तो अभी हम जब फर्स्ट बोर्ड पे दोबारा मूव करेंगे तो उस वक्त डिफरेंसेस के पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगा, लिखवाऊंगा, ताकि इजीली आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली जो है अटेम्प्ट करते हुए इन्हें लिख सकें। यहाँ पर इस वजह से मैं किस क्वेश्चन पे चला गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका वो क्या है, कहता है व्हाई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मल्टी प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया गया है। फिर लेक्चर नंबर 12 के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग को डिस्कस किया गया है। कहता है ये दोनों ऐसे पोर्शन है जहां पर यह बताया जा रहा है कि जब हमें जरूरत थी कि जी हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर लें, तो हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स बनाए, और जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बन गए तो उसके लिए सेम जो सा आपका टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर से वर्किंग करवाने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनवाए गए, जिसका काम क्या था कि एफिशिएंटली आपके टास्क को वो परफॉर्म करवा देते थे, और जो मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम होते थे वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हुए आपके टाइम को सेव कर लेते थे। लेक्चर नंबर 4 मैं बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो सा इसका डिटेल डिस्कशन मौजूद है, वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। फिर बात करते हैं 6 अगेन डिफरेंसेस का था, 7 पार्ट पे आगे कहते हैं व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर। लेक्चर नंबर 8 जिसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसमें इसकी डिटेल डिस्कशन की गई है। देखिए हमारी जो रैम है उसके अंदर हम जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, उसके अंदर आपका डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी कि जब भी एग्जीक्यूट होना होता है वो सबसे पहले लोड होता है वहाँ पर, फिर एग्जीक्यूट होता है, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो उसे टर्मिनेट होता है, तो उस डाटा को दोबारा हार्ड डिस्क पे भेजा जाता है। कहते हैं ये कॉन्सेप्ट आप मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ चुके होंगे कि स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, यानी कि अगर आपने कोई नया प्रोग्राम हार्ड डिस्क से कहाँ पर रैम के अंदर लोड करना है तो वो स्वैप इन का कॉन्सेप्ट होता है, और अगर आप रैम से हार्ड डिस्क पर मूव करवा रहे हैं कुछ डाटा तो वो बेसिकली क्या आपका स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम मेमोरी के ऊपर मौजूद डाटा को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं करेंगे या उसे रिफ्रेश करके वो डाटा जो कि किसी के इस्तेमाल में नहीं है उसे वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपकी मेमोरी फिल होती जाएगी, और जब कंप्लीट फिल हो जाएगी तो फिर किसी किस्म का टास्क परफॉर्म नहीं करवाया जा सकेगा, क्योंकि मेमोरी में कोई भी जो सा डाटा है, कोई भी जो प्रोग्राम है वो लोड नहीं हो सकेगा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। अब हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसके लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स बोर्ड 1। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स बोर्ड 1। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या कहता है, व्हाई प्रोटेक्शन सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 9 में, जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि जी प्रोटेक्शन सिस्टम इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जितनी फाइल्स हैं, जितने भी आपके फोल्डर्स हैं, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पड़ी हुई हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे मिनिमम वे बताया गया था वो क्या था कि आप यूज़र नेम्स और पासवर्ड लॉगिन्स वगैरह बनाकर आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ थ्रेड। कहता है थ्रेड को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 11 के अंदर। हमने कहा था लाइट वेट प्रोसेस होता है, सब प्रोसेस होता है, प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है और अपना कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी डिटेल जो सी है लेक्चर नंबर 11 के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट, इसको पॉइंट वाइज वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद हमारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे बताया गया कि जी आप डिफ्रेंशिएट करें मल्टी प्रोग्रामिंग को टाइम शेयरिंग के साथ। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मल्टी प्रोग्रामिंग में आपके पास क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट वन बाय वन होता है, जबकि आपके पास टाइम शेयरिंग के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स ही लोड होते हैं और सारे के सारे इकट्ठे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम इंटरवल्स बनाए गए होते हैं
और वो टाइम इंटरवल फिक्स, यानी कि अगर एक को 4 माइक्रोसेकंड दिए जा रहे हैं तो बाकी सबको भी 4 माइक्रोसेकंड ही दिए जा रहे होंगे। कहता है यहाँ पे याद रखें कि जो प्रोसेस है उनको इक्वल चांस नहीं मिलता प्रोसेसिंग के लिए, जहां पर जबकि टाइम शेयरिंग के अंदर वो टाइम शेयर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस मिल रहा होता है एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पर आपका जो रिस्पांस टाइम है वो मिनिमाइज नहीं होता, जबकि वहां पर आपका रिस्पांस टाइम मिनिमाइज हो जाता है। क्यों? यहाँ पर आपका जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता दूसरे की बारी नहीं आती। वहां पर आपका फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है कि आपका प्रोसेस चेंज हो जाता है, फिर दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप वो प्रोसेस का जो टाइम शेयर हो रहा है उस टाइम इंटरवल को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्पांस टाइम क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 6 जो है पार्ट इसका सिंगल यूजर वर्सेस मल्टी यूजर। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर का जो है हमने लेक्चर नंबर 6 जो है डिटेल में डिस्कस किया था। पहले सिंगल यूजर को फिर मल्टी यूजर को, और इनका डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। वो वहां से आप इजीली कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं, वहां से आपको आंसर इसका मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो सा क्वेश्चन नंबर 10 है वो बेसिकली दो डिफरेंसेस की बात कर रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग की और मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टी प्रोग्रामिंग हम लास्ट बोर्ड पे भी देख के आए हैं कि क्या कहता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करता है, एग्जीक्यूट वन बाय वन कहता है। जबकि मल्टीपल थ्रेडिंग्स की बात की जाए तो कहता है मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं और वो भी साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर। इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसर होता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर जो आपका सिस्टम है वो क्या है, सिंगल प्रोसेसर को इस्तेमाल कर रहा होता है। ये भी एक डिफरेंस यूज किया जा सकता है। फिर क्या कहता है, अलाउ करता है कि एक ही प्रोसेस कंप्लीट करे अपनी एग्जीक्यूशन को, वहां पर आप पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो से आता है जिसे हम थ्रेड कहते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाता है, एक जो अलाउ करता है। फिर यहाँ पर हम सीपीयू यूटिलाइज जो कर रहे होते हैं, इफेक्टिव कर रहे होते हैं, वहां पर हम मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है, जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं जब एक हमने कहा है कि जी एक ही प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे को टाइम देता है। अगर जो है एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और ब्लॉक स्टेट में चला गया तो उस टाइम पे वो सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है और तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि आपका पहला प्रोसेस ब्लॉक स्टेट से रेडी में ना आ जाए, और फिर प्रोसेस 2 है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो प्रोसेस 1 को दोबारा टाइम देता है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन से रिलेट करता है। उनमें हमारे पास जो से 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पार्ट जो सा था वो था मेंशन द टास्क परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेक्चर नंबर 1 के अंदर जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, जहाँ पर हमने डेफिनेशन की बात की थी, उसके साथ साथ हमने टास्क की बात की थी और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। टास्क बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में जो से उसमें डिस्कस किए गए हैं, उसमें पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है कि बेसिकली आपकी कुछ टर्म्स जैसे कि लोड, प्रोवाइड, मैनेज, ठीक है, ये सारे की सारी वो टर्म्स थी जो कि मैनेजमेंट के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क में इस्तेमाल की जाती थी। वहां से आप देखकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर डॉस और विंडोज का कंपैरिजन है। ये बेसिकली आपका लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। डॉस को डिटेल में डिस्कस किया, विंडोज को डिटेल में डिस्कस किया। दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है कि जी दोनों माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं, एक कमांड लाइन है, एक GUI है, एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, दूसरा मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है। एक के अंदर जो एग्जांपल है डॉस है, विंडोज 3.0 है, दूसरे के अंदर आपके पास जो है विंडोज 2000 ऑनवर्ड जितनी भी विंडोज हैं वो सारी की सारी आपकी इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब रियल टाइम पैरेलल प्रोसेसिंग और कुछ से ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उसने डिस्कस की है। याद रखिएगा जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया गया था, जबकि पैरेलल और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली आपके लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किए गए हैं और कंप्लीट पॉइंट्स फॉर्मेट में किए गए हैं। आप उन्हीं पॉइंट्स को अगर एलेबोरेट कर लें, थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन फाइल मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट एंड जो से इसके अलावा आपके डिफरेंट फाइल नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करता है, उसके वाले से डिस्कशन की हुई है।
डिस्कशन की गई है। लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया गया है, वही सेम पॉइंट्स फॉर्मेट के अंदर डिस्कस किया है। वहाँ से आप पॉइंट्स को अगर पॉइंट फॉर्मेट में भी राइट डाउन कर लें तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर दे, और जब उसे आप राइट कर रहे होंगे पेपर के ऊपर तो याद रखिएगा उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर और मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। लास्ट में डिस्क्राइब 5 स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम है। लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट जो से प्रोसेस और उसके वेरियस स्टेट्स के बारे में था, जिसमें डायग्राम भी डिस्कस की गई थी, हर स्टेट को सेपरेटली डिफाइन भी किया गया था, फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया गया था। उस लेक्चर को रिव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतरीन हो जाएगी, आपका लेक्चर भी रिव्यू हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।